एक व्यक्ति जो है नवी मुंबई में रहता है और उसके 2 बच्चे होते हैं, पत्नी होती है। दोनों नवी मुंबई के यादव नगर में रहता है और ये रहने वाला है उत्तर प्रदेश के देवरिया की। एक दिन इनके बच्चे जो है जिद करता है, पापा चलिए ना मॉल में घूमने, चलिए ना मॉल में घूमने। तो पापा कहते हैं कि ठीक है चलो चलते हैं। और पति पत्नी और दोनों बच्चे तैयार होकर घर से निकलते हैं। जब रास्ते में निकलते हैं और ऑटो वाला का इंतज़ार करते हैं, तभी वहाँ पर अचानक एक ऑटो वाला आता है। उनसे फिर बातचीत होती है कि हमें मॉल में जाना है। तो फिर दोनों की किराया तय होती है। फिर ऑटो वाला इन्हें मॉल में छोड़ता है। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। मॉल में जाकर अपना घूमते फिरते हैं, बच्चों को घुमाते हैं। इसके बाद जब वहाँ से घूम फिर कर अपनी जो भी शॉपिंग करना होता है शॉपिंग करते हैं और फिर लौटते हैं। लौट कर फिर वे ऑटो का इंतज़ार कर रहे होते हैं। तभी अचानक वही ऑटो वाला जो इन्हें लेकर गया था और मॉल तक छोड़ा था, वही सामने आ जाता है। अब ये देख कर एक होता है ना, जब एक बार आप उनके साथ जाते हो तो दोबारा अगर दिखता है तो एक स्माइल आ जाती है चेहरे पर, अच्छा ठीक है चलो भाई फिर मुझे छोड़ दो। और फिर उस वक्त क्या होता है, उनसे कुछ हम पता है कि अगर वो हमें इतने रुपए में, मान लो 100 रुपये में छोड़ा है तब लेके भी जाएगा 100 रुपये में, तो फिर उनसे बातचीत हम नहीं करते हैं कि कितना लोगे। और इसी तरह इन लोगों ने भी उनसे फिर दोबारा बातचीत नहीं की और ये लोग ऑटो में बैठे और अपने घर चले गए। जब वहाँ पहुँचते हैं तो फिर थोड़ा सा तो पहचान हो ही जाती है ऑटो वाले से। जब हम दोबारा सेम दिन में अगर उसी ऑटो में बैठते हैं तो इनकी पत्नी जो है उनसे पूछती है भैया पानी पी कर जाओ, जैसे कि हम सब करते हैं। तो फिर वो बोलता है ठीक है, आता है घर में पानी पीता है। फिर पत्नी जो होती है चाय भी बनाती है, फिर चाय भी पीता है, चला जाता है। फिर ऐसे दोनों में मतलब आपस में बातचीत होता रहता है। फिर 2-3 दिन बाद जो है रक्षाबंधन होती है। फिर वो ऑटो वाला अचानक आ जाता है। सब देख के घर में शौक हो जाते हैं, अरे ये कैसे आ गया। तो फिर बताता है कि मैं इन्हें बहन मानता हूँ, मुझे प्लीज़ राखी बांध दो। तो घर के लोग बोले चलो इनका बहन नहीं होगा, राखी बंधाने आ गया, कोई बात नहीं, इससे तो किसी को आपत्ति ही नहीं होगी। तो फिर जो बहन होती है वो राखी बांध देती है, यानी कि जो पत्नी होती है राखी बांधती है। फिर वो चला जाता है। इसी तरह उनका आना जाना रहता है। फिर दूसरा साल फिर रक्षाबंधन आता है, फिर आता है, राखी बंधवाता है, चला जाता है। ऐसे ही 2-3 साल इनके रक्षाबंधन करते हुए चले गए। अचानक क्या होता है, एक दिन जो पति होता है वो गायब हो जाता है घर से। 12 महीने बाद पता चलता है जब पुलिस इसकी तलाश शुरू करती है कि इसे किस तरह से 3 टुकड़ों में काटा गया। तो चलिए दोस्तों कहानी को आगे जानते हैं। तो नमस्कार, मैं हूँ सुमन सिंह और आप देख रहे हैं चश्मा वाली दीदी। अगर आज की सच्ची घटना आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह की सच्ची घटनाओं के बारे में हम आपको जानकारी देते रहेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों एक घटना है 24 अप्रैल 2026। 24 अप्रैल 2026 के दिन महाराष्ट्र के नवी मुंबई में एक थाना है रावले MIDC, वहाँ पर हरे राम कुशवाहा नामक व्यक्ति जाता है। अब पुलिस वाले लोग देखने लगते हैं ये कौन है, किस लिए आया है। तो जाता है, बोलता है मेरा नाम हरे राम कुशवाहा है और मैं उत्तर प्रदेश के जिला देवरिया के अंतर्गत थाना पड़ता है बनकटा, वहाँ पर एक गांव है कोठीरंगा, वहीं का रहने वाला हूँ। तो बोलते लेकिन तुम थाने में क्यों आए हो। तो फिर वो बताता है कि बलराम सूर्यनाथ कुशवाहा मेरा भाई था जो 11 महीने से लापता है और वो अभी तक घर पर वापस नहीं आया। तो पुलिस वाले पूछते हैं कि और कौन कौन है तुम्हारे परिवार में। तो मेरा भाई था। मेरा भाई कहाँ से गायब हुआ। तो बोलता मेरा भाई जो है नवी मुंबई में ही रहता था, अपना घर बना के रखा यादव नगर में, वहीं रहता था और उनके साथ उनकी पत्नी थी और 2 बच्चे थे। तो फिर पुलिस वाले पूछते क्या तुमने उनकी पत्नी से बात की कि क्या है। कि मेरी जो भाई की पत्नी है उसका नाम है सुनीता कुशवाहा और वो भी रहने वाली है उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला के थाना जो है भाटपाड़ा रानी, उसके अंतर्गत एक गांव आती है, उसका नाम है खड़ेसर, वहीं की रहने वाली है। और उनसे मैंने पूछा कि मेरे भाई के बारे में। तो उन्होंने यही बताया मुझे कि हमारा और उनका झगड़ा हुआ था और इस वजह से वो नाराज़ हो करके चले गए हैं। और झगड़ा की बात जो थी अगस्त 2025 में
इनका झगड़ा हुआ था। और फिर वे चले गए और उन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूँ उत्तर प्रदेश के ही एक बाबा है खलसल, उनके यहाँ आश्रम में मैं जा रहा हूँ और मैं अभी नहीं आऊँगा, 5 महीने बाद आऊँगा। इस तरह करके मेरी भाई की पत्नी ने मुझे बताया है। पुलिस वाले ने फिर सुनीता कुशवाहा को बुलाया कि पूछताछ करने के लिए। तो यहाँ पर भी सुनीता कुशवाहा ने सेम चीज़ बताए कि अगस्त 2025 को हमारे साथ लड़ाई हुई, उसके बाद वो घर छोड़कर चले गए और उन्होंने मुझे यही कहा कि मैं उत्तर प्रदेश के खलसे बाबा के आश्रम में जा रहा हूँ और मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, मैं 5 महीने तक वहीं रहूँगा। ये कहकर वो घर से चले गए, लेकिन अभी तक नहीं आए हैं। और मैंने इसके लिए बार बार अपने ससुराल वाले, अपने मायके वाले से मैं बताती रही कि उसे ढूंढो ढूंढो, लेकिन आज तक वो नहीं मिले। तो पुलिस वाले ने कहा, आपने अपने ससुराल वाले को कहा, अपने मायके वाले को कहा, अपने दोस्तों, अड़ोसी पड़ोसी सबसे कहा कि उन्हें ढूंढो। आपने भी ढूंढा, लेकिन क्या आपने पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखवाई उनकी गुमशुदगी की? अब वहाँ पर सुनीता कुशवाहा तो फंस गई। अब वो यहाँ वहाँ देखने लग गई कि अब मैं क्या बोलूँ, क्या ना करूँ। तो फिर चुपचाप थी। फिर पुलिस वाले ने कहा ठीक है, आप अपना मोबाइल नंबर, अपने पति का मोबाइल नंबर और आपके घर में अगर और भी कोई मोबाइल नंबर है तो हमें देकर जाइए। फिर सुनीता कुशवाहा जो है सारे मोबाइल नंबर उनको देकर जाते हैं। उसके बाद वो चली जाती है। लेकिन पुलिस वाले साथ में ये भी कहते हैं कि आप जब तक हमारी इंक्वायरी पूरी नहीं होती, आप मुंबई छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें जब भी ज़रूरत पड़ेगी आपको बुलाना पड़ेगा, तो आपको यहीं रहना है। वो कहती है ठीक है बोल के वो चली जाती है। उनका भाई भी चला जाता है रिपोर्ट दर्ज करवा के। इसके बाद जा कर के जब पुलिस सुनीता कुशवाहा का मोबाइल चेक करती है तो पता चलता है उसमें जो सिम है वो नया सिम है, यानी कि कुछ दिन पहले ही उसे चेंज किया गया। फिर जो है पुलिस उस सिम के थ्रू उसके पहले कौन सिम था, उसके पहले कौन, ऐसे जब देखना शुरू करती है तो लगभग 40 सिम जो है वो बदल चुकी थी। और जो घर का एड्रेस भी है वो बहुत बार बदला गया था। जैसे कि नवी मुंबई में यादव नगर में इनका अपना घर था, ये इन्होंने क्या किया, उस घर को किराए में लगाकर ये कहीं कहीं पर और जगह पे रहने लगी। तो पुलिस ने देखा कि इतनी बार सिम चेंज हुई। फिर पुलिस ने सिम को खंगालना, सिम का जो कॉल डिटेल था वो पूरा निकालना शुरू किया। वहाँ पर देखा गया कि राहुल प्रजापति नाम के एक व्यक्ति से ये बार बार और बहुत देर तक बात करती है। अब जो है इनसे पूछा गया कि राहुल प्रजापति कौन है, तो सुनीता कुशवाहा ने कहा वो मेरा मुंह बोला भाई है। तो फिर राहुल प्रजापति को भी बुलाया गया। राहुल प्रजापति को बुलाया जाता है, फिर राहुल प्रजापति से पूछा जाता है तो राहुल प्रजापति भी उसी तरह बताता है कि ये मेरी मुंह बोली बहन है करके कहता है। फिर जाके पुलिस जो है इन पर दबाव डालती है। पुलिस जो है फिर इन पर दबाव डालती है कि तुम इतने देर तक बात करते थे, मुझे सच बताओ नहीं, कि सख्ती से जब पेश आएंगे तब तुम्हें पता चलेगा। और राहुल प्रजापति की उम्र जो थी 30 वर्ष थी और जो सुनीता कुशवाहा की उम्र थी 40 वर्ष और बलराम की उम्र थी 50 वर्ष। जब पुलिस ने कहा कि अगर तुम दोनों सच नहीं बताओगे तो मैं तुम दोनों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करूंगा कि बच नहीं पाओगे। अब इन दोनों की तो वाट लग जाती है कि अब क्या करें। उसके बाद ये सच बताना शुरू करते हैं और बताते हैं कि हम जब मॉल गए थे उस वक्त जो था कि इनके ही ऑटो में बैठे थे, उसके बाद मॉल के आते वक्त भी इनका ही ऑटो था। उसके बाद जब हम ऑटो से उतरते हैं तब ये हमारे घर में आते हैं पानी पीने, चाय पीने, तभी हम दोनों के बीच में एक लगाव शुरू हो जाता है और हम दोनों एक दूसरे का फ़ोन नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। इसके बाद जो सुनीता कुशवाहा थी वही जो है राहुल प्रजापति को सलाह देती है कि 3-4 दिन बाद रक्षाबंधन का दिन है, तुम एक काम करना, आ जाना राखी बंधवाने भाई बनकर, ताकि घर में किसी को पता ना चले और इस तरह से तुम्हारा मेरे घर में आना जाना लगा रहेगा और लोगों को भी इस पर कोई शक नहीं होगा। इसके बाद जो था राहुल प्रजापति 3-4 दिन बाद यानी कि 30 अगस्त को रक्षाबंधन थी तो उनके घर चले जाता है। इस 2023 में इसी तरह फिर 24 में जाता है रक्षाबंधन में रक्षा बंधाने और इन दोनों के बीच में बातचीत होती रहती थी। इसके बाद जा कर के फिर जाके
आना जाना शुरू हो जाता है। उसके बाद इन दोनों का शारीरिक संबंध बनने लगता है। तो एक दिन क्या होता है कि बलराम कुशवाहा किसी कारणवश घर आ जाते हैं। वो क्या करते हैं, देख लेते हैं कि सुनीता कुशवाहा और राहुल प्रजापति के बीच में अवैध संबंध चल रहा था। फिर बलराम जो होते हैं वो मना करते हैं सुनीता कुशवाहा को कि देखो ये सब चीज़ें जो है ठीक नहीं है, इस बार तो मैं तुम्हें माफ़ कर दे रहा हूँ, लेकिन अगर इस तरह का चलता रहा तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा, इसलिए अब से तुम इस तरह की गलती मत करना करके वो समझाते हैं। और उसके बाद ये लोग रहने लगते हैं। लेकिन अब जो थी सुनीता कुशवाहा और राहुल प्रजापति के बीच में इतनी ज़्यादा गहरी दोस्ती हो गई थी, वो दोनों एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते थे। अब सुनीता कुशवाहा ने सोचा क्यों ना मैं बलराम को ही रास्ते से हटा दूँ। सिंपल सा फंडा था कि राहुल को छोड़ने से अच्छा बलराम को ही रास्ते से हटा दूँ। भाई क्या करना, दूसरे का लड़का है, कुछ भी करो, क्या फ़र्क पड़ता है। नीता ने बताया कि इसकी वजह से हम दोनों के बीच में अक्सर मारपीट झगड़े लड़ाई हुआ करती थी। और फिर 7 तारीख के दिन जो थी 7 अगस्त 2025 को अपने दोनों बच्चों को मौसी के घर में छोड़ देते हैं। और फिर वहाँ से आते हैं, लोग आते हैं और बलराम जो है सो जाता है। 8 तारीख की रात को सोता है और तभी जो सुनीता कुशवाहा जो है राहुल प्रजापति को बुलाती है और उसके सर पर ऐसा वार करवाती है सोए में कि राहुल प्रजापति की वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद राहुल प्रजापति और सुनीता कुशवाहा सोचते हैं अब इसे फेंके तो कैसे फेंके, अब इतना बड़ा शरीर है, फेंकना आसान नहीं होगा। अब इन लोग बैठे बैठे सोचते हैं, प्लान करते हैं क्या करना, तो चलो इसे टुकड़ों में काट देते हैं। मतलब इंसान इतनी दरिंदगी कैसे हो सकता है। एक इंसान को चिकन काटने में भारी लगता है, मछली काटने में भारी लगता है, लेकिन इन्हें एक शरीर को काटना, इतना लंबा चौड़ा शरीर को काटने में एक बार भी ये सोचते नहीं है। और फिर ये क्या करते हैं, 3 टुकड़े में कट कर देते हैं। बलराम के शरीर को 3 टुकड़े में कटते हैं और उसे पॉलीथीन में भरते हैं, खून पूरा साफ करते हैं और अलग अलग 3 बोरी में काट के रखते हैं। इसके बाद दूसरे दिन सुबह उठते हैं और वो तीनों बोरी को ले जाते हैं और वहाँ के घने जंगल है, गमली देव का घना जंगल है, वहाँ पर अलग अलग जगहों में जाकर एक एक बोरी को फेंक देते हैं और चुप से आ जाते हैं। और घर में किसी को पता नहीं चलता कि इन्होंने इतना बड़ा कांड करके रख दिया। और ये अपने परिवार वालों को यही बताती है कि बलराम कुशवाहा जो है घर छोड़कर भाग गए, लड़ाई झगड़ा हुआ और वो घर से चले गए। ये बच्चे भी यही जान रहे, परिवार वाले सब यही सोच के ढूंढ रहे हैं। लेकिन पुलिस में सुनीता कुशवाहा ने खबर नहीं की, क्योंकि उसे पता था अगर पुलिस में जाएंगे तो हम फंस जाएंगे। लेकिन वो तो धन्य है जो भाई, कि अपने भाई के लिए वो पुलिस थाने पहुंचता है कि नहीं बहुत हो चुका, अब मुझे पुलिस में रिपोर्ट करवानी। यही है कि 11 महीने देर हो गई। उसके बाद उसका भाई जो है 24 अप्रैल 2026 को पुलिस थाने पहुंचता है और अपने भाई की गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवाता है। तब जाके पुलिस जो है हड़कंप में आती है और खोजबीन शुरू करती है। तब जाके पता चलता है कि बलराम के साथ क्या हुआ। तो देखा आपने कि किस तरह से एक पत्नी अपने ही पति को, अब वो पति जो था इससे 10 साल बड़ा था और जो बॉयफ्रेंड है वो 10 साल छोटा है, रास्ते से हटाने के लिए किस तरह से एक ऑटो ड्राइवर के प्यार में पागल हो जाती है और अपने पति को ही मरवा देती है। ये भी कर सकती थी कि उसे तलाक दे देती, उसे छोड़ देती बिना मारे, लेकिन सुनीता कुशवाहा ने एक बार भी उसकी ज़िंदगी के बारे में नहीं सोचा और अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। अब ये दोनों पुलिस कस्टडी के अंदर है, जेल के अंदर है। अब पुलिस पूरे मामले को अच्छे से और भी छानबीन कर रही है और जो बॉडी रिकवर किया गया उसे शिनाख्त किया गया तो पता चला वो बलराम कुशवाहा का ही है। जब पुलिस जंगल में गया ढूंढने तो बॉडी भी जो था वो बलराम कुशवाहा का ही था, क्योंकि बहुत ही सड़े गए अवस्था में जो उसके कंकाल थे उसका DNA टेस्ट किया गया। तब पता चला कि उस वाकई में बलराम कुशवाहा का ही बॉडी था जो इन्होंने 3 टुकड़ों में करके जंगल में फेंक दिया था। तो देखा आपने जिस तरह से सोनम, सिया, सारे लोग, पता नहीं इन महिलाओं को क्या हो गया है कि ये सब
इतने विभत्स हादसा को अंजाम दे रहे हैं। इतने ज़्यादा इन लोगों के अंदर इतनी सातिर दिमाग आ गई है कि अपने ही पति को मारे जा रहे, कोई अपने बॉयफ्रेंड को मार रहा, कोई पति को मार रहा, कुछ भी करे जा रहा है। मेरा तो यही मानना है कि तलाक दे दो, छोड़ दो, अलग हो जाओ। किसी को क्यों, किसी के जीवन को क्यों लेना? जब आपने उसे जन्म नहीं दिया तो उसके जीवन को लेने का अधिकार भी आपको नहीं है। तो दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है? इन लोगों को किस तरह की सज़ा मिलनी चाहिए? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर हमारे आज की बताई हुई सच्ची घटना की जानकारी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिले, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगती है कहानी को ढूंढना, उसको बताना, उसकी स्क्रिप्ट लिखना, फिर बताना दोस्तों। तो थोड़ा सा आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। तो मैं चाहती हूँ आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, हम छोटे यूट्यूबर को सपोर्ट कीजिए, ताकि हम भी थोड़ा सा आगे बढ़ सकें। और थोड़ी सी भी कहानी अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई एपिसोड में, एक नई घटना, एक नई सच्चाई को लेकर हम आपके सामने फिर से पहुँचेंगे। तब तक के लिए